जिस साधक की अंतरात्मा भावना योग से विशुद्ध होती है, वह आत्मा जल नौका के समान संसार सागर से तिरकर सब दुखों से मुक्त हो परम सुख को प्राप्त करता है। परम सुख प्राप्ति का ये मार्ग ही है मनन। सरताज कलंदर अली अली सरताज कलंदर अली अली सरताज कलंदर अली सरताज कलंदर अली महाराज कलंदर सब वलियों के ताज कलंदर राज करो महाराज कलंदर सब वलियों के ताज कलंदर रखना मेरी लाज कलंदर रखना मेरी लाज कलंदर मदद मदद सरताज कलंदर अली 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 सरताज कलंदर अली अली सरताज कलंदर अली सरताज कलंदर अली सरताज कलंदर अली 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 सरताज कलंदर संसार को असार कहिए या सारवान, हमें रहना तो इसी में है। जब तक कि हम मुक्ति को प्राप्त न कर लें तो क्यों न राग द्वेष छोड़कर इस संसार में रहा जाए। सदैव कलुषित रहने वाला कभी भी शांत नहीं रह सकता। कलुष को तज देना ही पवित्रता को प्राप्त करना है, और ये पवित्रता ही हमें सर्वशक्तिमान सार्वभौम के करीब ले जाती है। इस विचार का अनुशीलन ही है मनन। मनन यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां को देखता है, पंखों को खोल जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की फितरत है शोर मचाने की, जो अपनी मंजिल को नजरों में रखते हैं उन्हीं को तूफान नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, मुश्किलों को जो पार करके निकलते हैं वो ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि कहते हैं जितना बड़ा लक्ष्य, जितनी बड़ी उपलब्धि, उतना ही बड़ा आपका इतिहास होगा, क्योंकि एक संघर्ष की श्रृंखला ही आपका नाम को पहचान में बदलती है। बस यही विचार रखें और अपने हर दिन की शुरुआत करें और हमारे साथ कहें सुप्रभात धरती धौरारी। मैं हूं आपके साथ नितांशा और मैं हूं आपके साथ अजहर। क्या खूब कहा नितांशा आपने कि यूं ही नहीं मिलती है मंजिलें, एक जुनून तो दिल में जगाना ही पड़ता है। और कहा यह भी जाता है कि मोहब्बत से सजाकर एक प्याम ले आया हूँ, मोहब्बत से सजाकर एक प्याम ले आया हूँ, संगीत की इस सुबह में मैं एक सलाम ले आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज इस संगीत भरी सुबह में सुप्रभात धरती धौरारी के इस मंच पे एक ऐसे फनकार, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो कहते हैं कि ज़िंदगी तो है हमें हमेशा सरप्राइज़ देती है जी, क्यों ना ज़िंदगी को ही सरप्राइज़ दिया जाए।
और इसी जिंदा दिली के तहत उन्होंने न सिर्फ अपने आप को इस काबिल बनाया, बल्कि कहा यह भी जाए कि उस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ जब रेडियो रिकॉर्ड्स पे सिर्फ संगीत को सुना जाता था। बिना किसी गुरु के उन्होंने रेडियो और रिकॉर्ड्स को सुन सुन के अपने आप का जो हुनर है उसे तराशा, उसे तलाशा और बड़े बड़े संगीत के दिग्गजों के साथ सुरताल मिलाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिटारिस्ट एंड म्यूज़िक कंपोज़र श्री अशोक मुखर्जी साहब का। अशोक सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक सर, आपके लिए ये भी मैं एक छोटी सी जानकारी मिली है मुझे जी, आपको सब प्यार से दादा बुलाते हैं जी, तो आज इस पूरे शो के दौरान हम भी आपको दादा ही बुलाएंगे आपकी इजाज़त के साथ। मैं रजिस्टर्ड दादा। और साथ ही साथ ये भी कि संगीत भरी इस सुबह का जो एक वादा हमने हमारे दोस्तों से किया है, तो क्यों ना उस वादे को पहले हम निभा देते हैं। बिल्कुल। कुछ आपके जो संगीत के पिटारे से कुछ ऐसा एक संगीत की कोई तरन्नुम, कोई ऐसी आपकी कृति या कोई ऐसी रचना जिसे छोटा सा क्यों ना भजन से शुरुआत कर लीजिए। अरे कहने ही क्या, जब ईश्वरीय आराधना या ईश्वरीय करते हैं जी। राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में, सब सुख शांति समाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, जपो रे मन राम नाम सुखदाई। क्या बात है। और राम नाम के साथ जब सुबह की शुरुआत हुई है तो सुबह का जो ये आगाज़ है, तो वो कहते हैं ना कि अब तो आगाज़ है, अंजाम देखते हैं देखा क्या होता है एक मोहब्बत के साथ। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब संगीत एक विधा है और एक ऐसी विधा है जिसे सालों साल बहुत बार, मतलब जिसे कहते हैं ना कि लगातार रियाज करके, मतलब काफ़ी वक्त से, काफ़ी एक अरसे से, काफ़ी एक मुद्दत से प्रैक्टिस करके उसके बाद वो हुनर कहीं ना कहीं हम में आत्मसात होता है जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि संगीत से आपका तारुफ या वो पहली मुलाकात, या अगर रोमानियत में कहा जाए तो आंखें चार संगीत से कब हुई? संगीत से आंखें चार तो शायद बचपन से हो गई थी कि न जाने कहाँ से थोड़े सुर मिल गए थे, तो जो फिल्मी गाने बजते थे साथ साथ गा लेते थे। उसके बाद ये एहसास कभी था नहीं कि ऐसा कुछ करना भी है ज़िंदगी में। तो ये करीबन 1978 की बात है, ये मैं रेडियो सुन रहा था, तो एक रंग तरंग प्रोग्राम आता था उसमें, तो कभी नहीं सुनता था, प्राइवेट गानों का प्रोग्राम आता था, मैं सोचता था पता नहीं क्या गाते रहते हैं लोग। उस दिन गलती से वो लग गया और गाना चल रहा था, क्या मैं आपको बताता हूँ जिसको एक लाइन गाऊंगा, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब जगजीत साहब की मैंने ये आवाज़ सुनी पहली बार ज़िंदगी में, मैं 17 साल का था तब। मैंने कहा कोई शख्स इतना मीठा, इतना अच्छा कैसे गा सकता है, और गिटार भी बज रहा साथ में। तो मेरा रुझान संगीत की तरफ उस दिन से हुआ। सुनता तो मैं पहले से था, तो फिर मैंने जाके जैसे तैसे करके किसी से गिटार लिया, मेरे दोस्त से, बड़ी मिन्नतें करके धीरे धीरे करके सीखा। तो इस तरह शुरुआत हुई। बचपन के गलियारों की बात चली। अच्छा, वो जगजीत सिंह साहब की गज़ल भी है, पहले वो सुनते हैं आपसे, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। मेरे ख्याल से फिर वो बचपन के गलियारों में जाना ज़्यादा मुनासिब होगा। ये एक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, क्यों नहीं? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात। अगर हम जिंदगी में कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन वो बचपन नहीं ला सकते। नहीं,
बिल्कुल वो तब कितनी ही उपलब्धियां ही उस बचपन को नहीं कर सकती, उसको मैच नहीं कर सकती उस लेवल को। कभी नहीं। दादा साहब, बात चली बचपन के गलियारों की, तो क्यों ना हम आपके स्कूल के गलियारों में चलें, आपके कॉलेज के गलियारों में चलें कि जहाँ तक आप स्टडी करके SBBJ SBI में काम किया आपने 30 वर्ष तक, तो चलें बताएं आपके स्कूल की बातें। हाँ, मैं चिल्ड्रंस अकेडमी करके एक स्कूल है उसमें पढ़ा करता था। हाँ। और वो उसके बाद में क्या हुआ कि 9th में मुझे स्कूल बदलना पड़ा, फिर मैं महेश्वरी स्कूल में चला गया। उसके बाद 11th मैंने खंडेरवाल स्कूल से किया, देन आई स्विच्ड ओवर टू कॉमर्स कॉलेज। ये बात है, कॉमर्स कॉलेज मैंने 1981 में वहाँ से ग्रेजुएशन किया था। पढ़ता पढ़ता तो फिर लेटर स्टेज में नहीं था, लेकिन हाँ बस पास हो जाता था। वो स्कूल के वक्त में भी कहीं ना कहीं संगीत का जुड़ाव तो है, वो साथ साथ चलता हाँ, वो स्कूल के वक्त में ऐसा था कि वो बच्चे छांट लेते थे कि क्वायर में गाने वाले कौन से बच्चे चाहिए, तो वो सुनती थी टीचर कि तू सुना तू सुना तू सुना, तो उन्होंने मुझे चुन लिया। तो हर सुबह क्या होता था, सबसे जल्दी जाना पड़ता था जूते वूते पॉलिश करके, क्योंकि चेक भी होते थे वो जी। और वो क्वायर में गाते थे, तो शायद कहीं न कहीं से वो क्वायर में गाने से वो संगीत की शुरुआत मैं मानता हूँ हुई है। आपने बैंक में जॉब की काफ़ी वर्ष तक, लगभग 30 वर्ष। सर काफ़ी मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि बैंक की जॉब एक फिक्स टाइम होता है, आपको पूरा दिन वहाँ देना होता है। कैसे किया आपने संगीत को छोड़कर एक बैंक में जॉब करना, बिल्कुल एक सीरियस पर्सन और एक आर्टिस्ट को छुपा कर रखना? नहीं, एक्चुअली देखिए, लाइवलीहुड चलाने के लिए बैंक बहुत ज़रूरी था और बैंक ने मुझे बहुत कुछ दिया भी। आज जिस घर में मैं रहता हूँ वो बैंक की वजह से है। या जो कुछ भी मेरे पास है, मेरी बच्चियाँ पढ़ ली, उन्होंने अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो डेफिनेटली उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उस वक्त क्या था, संगीत में इतना पैसा नहीं हुआ करता था, तो लाइवलीहुड कमाने के लिए आपको दूसरा साधन कुछ ना अपनाना ही पड़ता था जी। एंड बैंक वॉज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन उस अंतराल में क्या आपका संगीत बरकरार रहा? हाँ बिल्कुल रहा। बैंक में रहता था तो संगीत को नहीं सोचता था 1% भी, क्योंकि नहीं तो वो कैश ज़्यादा चला जाएगा। और जब बैंक से निकलता था ना 5 बजे, तो बैंक को वहीं छोड़ के आ जाता था। मैं कभी, मेरे को ध्यान है, मैं कभी अपनी वाइफ से बैंक की, कभी अपनी पत्नी से कभी बात ही नहीं करी मैंने जी, कि बैंक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद संगीत था जी। तो आई नेवर मिक्स द टू ऑफ देम। क्या बात है। तो मतलब ये जो तालमेल है ये ज़िंदगी में, और मेरा तो ये कहना है कि हर इंसान को इस तालमेल को समझना चाहिए कि जिस चीज़ को जितना वक्त देना चाहिए उसको उतना वक्त दे और शिद्दत से दे, पूर्ण रूप से समर्पित होकर दे। और क्या बात है सर। तो ये कहीं ना कहीं जो आपके हाथ में जो ये प्यारी सी गिटार में देख पा रहा हूँ, इस गिटार से भी आंखें चार हुई थी एक वक्त में, और उसके साथ एक वो किस्सा भी है बड़ा दिलचस्प सा। हाँ, वो दर्जी की दुकान, बिल्कुल बिल्कुल वो आपसे हम जरूर जानेंगे, वो मैं बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। ये जो गिटार मेरे हाथ में आप देख रहे हैं जी, ये मेरे एक स्टूडेंट, मेरे एक छोटे भाई हुआ करते थे, सुनील मेहता, उन्होंने लाके मुझे ये गिफ्ट किया था। वो ज्वेलरी का काम करते थे, तो उन्हें ज्वेलरी तो उन्होंने भिजवा दी अपनी कुरियर के थ्रू, और गिटार को अपने सीने से लगाए, मेरे लिए अमेरिका से लेके यहाँ तक लेके आए। अरे वाह। नाउ ही इज़ नो मोर। और गिटार से जो मेरा जुड़ा हुआ वो हुआ करीबन वही 78 के आसपास से, कि हम किसी से कम नहीं पिक्चर चल रही थी जी। तो मैं देखने चला गया मेरे दोस्त के साथ, तो मैंने देखा तारिक मियाँ उसमें गाना गा रहे थे बैठ के, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है मामला जी। और दूसरे बाजा जब बजाता था ना तो मेरी उंगलियां उलझ जाती थी। तो मैं यार ये नहीं चलेगा जी। सो थॉट ऑफ प्लेइंग गिटार। गिटार बजाना तो था, पैसे ही नहीं थे, कहाँ से गिटार लाते। फिर मेरे एक दोस्त से बोरो करके मैंने सीखना शुरू किया। कोई पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछे तो आपकी फेवरेट में गिटार ही होगा। लेकिन सर वो किस्सा जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गिटार तो अब लेके आ गया दोस्त से जी, अब उसको बजाऊं क्या, बड़ा मुश्किल। तो हमारे नज़दीक में एक दुकान थी, दुर्गेश करके एक वो दर्जी था जी। तो वो मुझसे बोला यार शो भाई साहब, वो आप एक वो बाजा से लेके घूमते हो ना, उसकी किताब मेरी दुकान में कोई एक विदेशी छोड़ गया है, वो आपके काम आए तो ले लो। तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो मैं दुर्गेश के पास गया और देखा तो वो कॉर्ड्स की किताब थी, गिटार के कॉर्ड्स की। और क्या चाहिए। तो लाके फिर मैंने उसको देख के बजाना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा समझने से फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया और आज
तक बज रहा है, वो 40 साल हो गए इस बात को। और सर ये भी कहा जाता है ना कि हमारी नीयत चाहे जो कुछ हो, नियति की क्या नीयत है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, कुदरत हमसे क्या चाहती है। तो इसी फहरिस्त में सर उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब आप गिटार लेकर, आपने कई आपकी जो पर्सनल प्राइवेट पार्टीज जो आपकी होती हैं, जैसे आपके दोस्तों की बर्थडे पार्टी पे, उनका भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, आपने मुझे बताया जैसे। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली क्या बर्थडे पार्टीज में क्या होता था, मन की भड़ास निकलती थी कि गाने को कहाँ मिलेगा, वही गाने को मिलेगा। जी जी जी। तो मेरे दोस्त थे डॉक्टर बीके सिंह, अभी अजमेर में ENT के स्पेशलिस्ट है वो, तो तब वो पढ़ा करते थे मेडिकल कॉलेज में। तो बीके ने मुझसे बोला, यार तू वो गिटार विटार बजाता है तो मेरी बर्थडे तू आ जाना लेके। तो मैं लेके चला गया। तो वहाँ देखा कि एक सज्जन वो बड़े कुर्ते वुर्ते पहन के, बड़ा डर लगा उनको देख के, कुर्ता वगैरह पहन के बाजा लेके बैठ के और गज़लें गा रहे थे। गज़ल मैंने कभी ऐसी सीरियसली सुनी नहीं थी। तो थोड़ी देर बाद वो बोले कि या भाई जो आप ये इंस्ट्रूमेंट लेके आई, बजाने का है दिखाने का है? तो मेरे को बड़ा अजीब सा भी लगा। फिर मैंने कहा ज़हीर मियाँ ये बजाने का है। तो बोले कि बजाने का तो आके हमारे साथ बजाइए। अब क्या गा रहे थे वो, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। तो सब ऊपर से निकल गई। मेहदी हसन साहब की गज़ल उस छोटी सी उम्र में क्या तो समझ में आए जी। तो मेरे से पहले तो बजा नहीं, फिर मेरे को उससे लगा कुछ न कुछ कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। तो उनका इंस्ट्रूमेंट कुछ और बोल रहा था, मेरा इंस्ट्रूमेंट कुछ और बोल रहा था जी। फिर मैंने उनसे बोला कि मैं थोड़ा ट्यून कर लूँ इसको, आपके इसको कुछ सिंक कर लेता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल मिला लीजिए। उसके बाद उन्होंने गज़ल गाई, सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। तो न जाने वो जगजीत सिंह जी से मेरे ख्याल से मेरा कोई अंदरूनी कोई जुड़ाव है, तो ऑटोमेटिकली वो बस्ती चली गई। देन तो पहले वो सुन लें नितान जी, फिर आगे बात करते हैं। वो मैं गुरुजी की गज़लें नहीं गा सकता सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफ़ताब आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है, क्या बात है। और नितांशा, कहा यह जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। जैसा कि मैंने सर के तारुफ में भी कहा कि गुरु तो आपने विधिवत रूप से किसी को चुना नहीं। जी 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 जी। लेकिन वो रिकॉर्ड्स और रेडियो से सुनना, बिल्कुल, और फिर उससे सीखना, और उसके साथ एक बहुत ही एक दिलचस्प सी सोच भी, जो शायद इन्हीं के मुंह से हम सुने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सर वो कैसा रहा वो सब कुछ कि बिना गुरु के सीखना? देखिए बहुत ही मुश्किल समय था। मेरे को ध्यान है एक कोई सज्जन थे जो गिटार सिखाते थे, मैं उनके पास गया जी। 70s के दौर में उन्होंने मुझसे 150 रुपये मांगे गिटार सिखाने के लिए। और पिताजी से किस मुंह से मांगता ना, बहुत बड़ी रकम थी वो। सही बात है। तो मैं डर गया, अब कैसे सीखूं? तो मैंने जगजीत सिंह जी को बहुत सुना। RD बर्मन साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से उनके गानों को लेके बैठता था घंटों, और बैठ के उनको मैं देखता था कि ये क्या एक्चुअली हो रहा है, किस तरह से उन्होंने उसको किया होगा। तो उससे मुझे थोड़ी समझ हल्की हल्की आने लगी और उससे मैंने सीखा। अच्छा, मैं एक बात और, क्योंकि संगीत की जो एक तरीके से महफिल सी आज सजी है इस सुबह में, तो पंचमदा का जिक्र हुआ है। पंचमदा की कोई कंपोजिशन जो आपको? पंचमदा तो अपने अभी तो सुनाते हैं। पंचमदा अलग अलग मूड में काम करते हैं जी। तो एक छोटा सा गाना, उसके मुखड़ा, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। क्या बात है। अजहर, आज संगीत में होने वाला है पूरा प्रोग्राम। जी। अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दूरदर्शन के इस मंच पर आज आप हैं, लेकिन इस मंच से आपका ये नया ताल्लुक नहीं है, काफी वर्षों से है। हाँ बिल्कुल। वो वर्ष की जर्नी मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी कि दूरदर्शन से भी आपका जुड़ाव रहा, क्या जुड़ाव रहा, किस तरीके से जुड़ाव हुआ? जुड़ाव यूँ हुआ कि सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्डिंग म्यूजिक की
यहाँ की जो थी जयपुर दूरदर्शन की, वो हम लोगों ने करी। अरे वाह। मैं तो क्या था, अहमद भाई मोहम्मद भाई नामचीन लोग हैं बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि अशोक भाई आपको गिटार बजाना है और दूरदर्शन में, और चलिए। तो 1989 की बात थी, विजया दत्त जी उस वक्त हुआ करती थी प्रोड्यूसर, तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग रखी थी। और मज़े की बात ये थी कि मेरे पास कुर्ता भी नहीं था पहनने के लिए, तो राजीव भट्ट जी उनसे मैंने कुर्ता बोरो किया, गुलाबी रंग का कुर्ता था वो जी, और वो पहन के वो रिकॉर्डिंग करी। और इट वाज अ गुड रिकॉर्डिंग, बिकॉज पहला तजुर्बा था, ये लाइटें, ये सब चीज़ें, इतना बड़ा ये एक हॉल जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। नर्वस हुए आप पब्लिकली परफॉर्म करने के लिए? जब रिकॉर्डिंग हो रही है, एक रिलेटिव के बीच गाना, घर के बीच गाना, लेकिन आप जब रिकॉर्डिंग में हैं, जब लाइव जा रहा है, तब कैसा लगा? मैं देखिए अभी जैसे मैं यहाँ गा रहा हूँ तो नाना प्रकार के गाने गा रहा हूँ, है ना जी। मैं मान के चलता हूँ नर्वसनेस तो सदा रहती है, चाहे घर में गाते हैं चाहे कहीं भी गाते हैं। अब सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त गाना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ नर्वसनेस थी। लेकिन क्या होता है, जब पहली आप बजा लेते हैं ना, पहले गाने को शुरू कर देते हैं ना, तो किसी भी काम को करने के लिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छा फॉर्मूला ये होता है, जस्ट स्टार्ट इट, शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। तो शुरू हो गया तो हो गया। कभी आपने बिना गुरु के आपने सीखा, सिर्फ रेडियो से सुनकर, कभी ऐसा मौका मिला कि आपसे गलतियां हुई? क्योंकि सुर और राग को बिल्कुल डीपली समझना और सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक राग भी गलत है तो सुर पूरे डगमगा जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके सुर को चेंज किया, आपको बताया कि ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, और वो गुरु कौन थे? फॉर्चुनेटली ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा था कि जैसे मैं किसी के साथ भी बजाता था तो पहले मैं उनकी मेलोडी को पूरा ओपन अप करता था, खोलता था। मैं महसूस करता था कि मेलोडी जा कैसे रही है, इसका आरोह कैसे जा रहा है, इसका अवरोह कैसे है, ये इसका जो अंतरे में इनकी एंट्री होगी तो वो किस तरह से होगी। तो पता नहीं, ये ईश्वर की कृपा है कि कभी किसी ने मुझसे कुछ बोला नहीं, उल्टे लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत ज़्यादा। एक गिटारिस्ट के तौर पे आपकी पहचान बनी उस वक्त में, और फिर जैसा कि आपने बताया कि मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन उस्ताद, इतने बड़े जो उस्ताद हैं संगीत के, उनके साथ आप जुड़े। उसके बाद एक बड़ी सी फहरिस्त है, पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब के साथ आपने बजाया, अनूप जलोटा साहब के साथ आपने बजाया, जो इतने बड़े बड़े संगीत के दिग्गज हैं। तो होता है ना कि जब हम किसी ऐसे दिग्गज के साथ कुछ मंच साझा करते हैं तो कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलता है। तो क्या कुछ रहा उस दौर में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, इन लोगों में जो ख़ास बात होती है, जो दिग्गज लोग होते हैं उनमें और एक आम आदमी में बहुत एक फ़र्क वाली बात ये होती है कि उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत होता है। अरे वाह। वो जो भी कुछ डिलीवर करते हैं वो पूरी ही शिद्दत के साथ करते हैं। एक नौसिखिया या नया करने वाला व्यक्ति होता है, उसके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं मिलेगा। तो वो आत्मविश्वास उन लोगों में देखने को मिला और उनसे ये सीखा कि हाँ, जो जितना भी करो उतना सही करो। और एक चीज़ और सीखने को मिली, या मेरी खुद की डिवाइस है, कि जितना आपको सही आता है उतना ही डिलीवर करो, एक्स्ट्रा अननेसेसरी अटेम्प्ट मत करो जी, जिससे कि दूसरे का काम भी खराब हो और खुद का तो हो ही जाए। तो जब उनके साथ मंच साझा किया, उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, और वो एक आपने किस्सा भी बड़ा दिलचस्प सा बताया कि उनके साथ ट्यून करना ही अपने आप में बड़ा, मतलब मोहम्मद हुसैन साहब के साथ जब आप ट्यूनिंग की आप बात कर रहे थे। हाँ, मोहम्मद भाई बहुत मुश्किल गाना गाया करते थे उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता था। तो कान बिल्कुल है ना ऐसे सतर्क रहता था कि सुनने के लिए कि ये अब नोट कौन सा चेंज हुआ, कहाँ गए जी। तो वो ट्रेनिंग जो हुई ना एक्चुअली अहमद भाई मोहम्मद भाई के साथ में मेरी, वो आगे जाके मेरा रास्ता उन्होंने आसान कर दिया। क्योंकि फिर मैं जिनके साथ में जाता था कि मुझे पता चल जाता था कि अब ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ जाने वाला है। तो दैट वाज अ बोनस। इतना मुश्किल नहीं होता था, बल्कि यूं कहें कि जिस व्यक्ति ने अब ओलंपिक में दौड़ लगा ली हो तो फिर वो आम जो दौड़ होती है मैराथन, ऐसा मान सकते हैं। तो हालांकि गलतियाँ म्यूजिशियंस से या सिंगर्स से या डायरेक्टर से हमेशा होती है, ये गलत फहमियाँ हमको नहीं रखनी चाहिए कि हमसे भूल नहीं होती। लेकिन हाँ, भूल अगर होती थी ना तो काफ़ी दिनों तक वो सालती थी, बहुत तकलीफ होती थी कि उस गाने में मैंने सुर गलत लगा दिया। अच्छा, हरिहरन साहब के साथ भी आपने बजाया, वो संगीत के इतने बड़े दिग्गज एक तरीके से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा वो एहसास था, क्या अनुभव था, क्या कुछ उनसे भी सीखा? इससे बुरा अनुभव क्या होगा कि उनके साथ बजाना और आपको पता नहीं कि वो क्या गाने वाले हैं जी। तो वो प्रोग्राम विष्णु मोहन जी ने रखा था, बिरला ऑडिटोरियम की बात है। तो मैं जाके उनके साथ बैठा, बस उनको, वो इतने सुरीले आदमी हैं कि उनके साथ जब मैं बैठा ना तो मुझे तकलीफ नहीं हुई। उनके सुर अपने आप लगते गए और उसके साथ साथ मैं चलता गया, तो बच गया। तो पहले कुछ सुन लें। हाँ जी जी। फिर हरिहरन जी को तो मैं कभी आई डोंट थिंक ज़्यादा मैंने कुछ गाया है, लेकिन मैं कुछ
सोचता हूँ। रोजा जाने मन आहा, तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे नैना, दिल से न जाती है यादें तुम्हारी, कैसे तुम बिन जीना। इतना ही याद होगा। क्या बात अगर है म्यूजिक की बात चली कि संगीत की आपकी कई म्यूजिक एल्बम्स भी आई हैं, जी जी, जिनमें से एक का मैं जिक्र करूं, बादलों का काफिला। जी हाँ जी हाँ। क्या बादलों के काफिले से हमें भी कुछ सुनने को मिलेगा? क्या आखिर ऐसा है क्या, और ये टाइटल बादलों का काफिला ही क्यों? हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है। बादलों का काफिला, उसमें एक गज़ल थी, उसमें ऐसा एक कुछ जिक्र था, मैं सोचता हूँ। बादलों का काफिला आता हुआ अच्छा लगा, बादलों का काफिला आता हुआ अच्छा लगा, प्यासी धरती को हर एक सावन बहुत अच्छा लगा, बादलों का काफिला। तो ये जो एक शुरुआत थी एज अ गिटारिस्ट, आपको लोग एक जो मुकम्मल पहचान थी एज अ गिटारिस्ट, जी जी जी, फिर कंपोजिशन में कहीं ना कहीं आपका रुझान हुआ, वो जो कंपोज करना म्यूजिक को। रुझान नहीं हुआ, ज़बरदस्ती कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि मुझे कंपोजर बनना पड़ा। हाँ जी जी जी। एक हमारे कोई मित्र हुआ करते हैं, तो वो थोड़े से सेंटिमेंटल से थे और उनका कुछ कहीं एडजस्टमेंट था, कोई अफेयर था जी। अब उस दौर में क्या होता था, अगर आपका अफेयर है तो ज़बरदस्ती जाके आप किसी के फादर से नहीं बोलते थे कि मुझे इससे शादी करनी है, वरना ये नहीं वो नहीं। तो वो लड़की की शादी कहीं और तय हो गई। तो फाइनली एक दिन वो लोग किसी बर्थडे में मिलने वाले थे, तो लास्ट टाइम, तो उसने आके बोला, भाई ऐसा गाना सुनाना कि बस उसको महसूस हो जाए कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो मैंने कहा गाना तो बता दे। तो उस बोलता है कि गाना तो तू ही सोच। फिर मैंने गाना कौन सा सोचूं? बोले तू ही सोच। कुछ सूझे ही नहीं। फिर मैंने पेन उठाया, कुछ लिखा, गाना बनाया, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, उस गाने से बहुत गड़बड़ हुई, बर्थडे पार्टी स्पॉइल हो गई। मैं सुनाता हूँ आपको, आपका प्रोग्राम स्पॉइल नहीं करूँगा। दुनिया से दूर तेरी ऐ यार चला जाऊंगा, इतना है वादा तुझसे कभी लौट के ना आऊंगा, कभी याद भी जो आए तो मैं ये ही सोच लूंगा, एक हादसा थे वो दिन, उन्हें कैसे भूल पाऊंगा, दुनिया से दूर तेरी। क्या बात जी। है, क्या बात है, वाकई इतना खूबसूरत आपने लफ्ज़ लिखे और सुनाए भी। मैं जानना चाहूंगी उस महफिल में आपके दोस्त का रिएक्शन क्या था? वो दोनों रो रहे थे और जिसकी बर्थडे थी वो मेरे को ऐसे आंखों गालियां बक रहा था कि तूने ये क्या कर दिया। लेकिन बहरहाल ये अक्सर वेशता जो ये शेर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है कि तासीर सरगम में हर गम पे मरहम लगाने का हुनर छुपा होता है। मौसीकी कब रही है किसी चीज़ की मोहताज, यहाँ तो हर दर्द आंखों आंखों में बयां होता है। बिल्कुल, वाकई में म्यूजिक की अपनी एक अलग तासीर है। बिल्कुल। तो एक कंपोजिशन का जो मतलब एक बड़ा ही दिलचस्प सा किस्सा वो रहा, और वहाँ से एक वो अंदर का कंपोजर जागा, वो लिरिसिस्ट भी साथ साथ जागता रहा। वो जागा ना, उसी दिन तो जागा। हाँ। तो वो कैसे रहा सिलसिला, क्योंकि कितना आसान या कितना मुश्किल था आपके लिए? लिरिसिस्ट तो जैसे मार मार के जगा गया। जैसे किसी भी काम को मैंने किया, मान लीजिए यहाँ पे एक सीरियल आता था कॉल आपके पसंद आपकी, उसके टाइटल सॉन्ग के लिखने का मैं 1 महीने तक इंतजार करता रहा। श्रीमान जी जिन्होंने मुझे वो काम दिया था, फिर फाइनली बोलते तू ही लिख ले। ऐसा कुछ भी मैं काम करता था तो वो कहते थे तू ही लिख ले। मतलब बड़ा अजीब सा सिस्टम हो गया। तो मजबूरी में
मैंने लिखना शुरू किया। जैसे एक आपको बहुत अच्छा मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई, ओम गोस्वामी नाम है उनका, जी तो बड़ा प्रेम करते हैं मेरे से। तो मैं सीढ़ियों बैठ के कुछ कर रहा था, सर्दियों की बात है, तो स्कूटर से आए, गेट के सामने रुके, ब्रेक लगाया, बोलते हैं अशोक। तो मैंने बोला हाँ। बोले एक बात सुन जल्दी से। तो मैंने कहा हाँ सुनाई भाई साहब। तो बोले कि रात के फर्श पर चांदनी ओढ़कर सो गई जिंदगी। आहा। मैंने कहा वाह भाई साहब, बड़ी तगड़ी चीज़ है, आगे तो सुनाओ। गियर लगाया, बोले आगे तू सोच। तो ऐसी चीज़ें तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो मैंने फिर क्या, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। रात के फर्श पर आहा। चांदनी ओढ़ कर सो गई जिंदगी, ये उनकी लाइन। फिर मैंने लिखा दूर जाने से उसके लगा यूं मुझे, खो गई जिंदगी। आहा। रात के फर्श पर चांदनी ओढ़ कर सो गई जिंदगी। क्या बात है। तो ये तो कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प रहा कि किस तरीके से वो लिरिसिस्ट भी जागता रहा समय समय पर, और कि वो कहते हैं ना कि तू लिख ले, मतलब ये बड़ा आसान है शब्द, मतलब किसी और को बेकार जिम्मा चीज़ देना। है ये। नहीं होता है ना, एक हंसी भी आ रही है, लेकिन हाँ हमें पता है हमारा टैलेंट, हम लिख भी लेंगे। लेकिन सर ये भी होता मजबूरी, है, ये वो मजबूरी भी है, और कहीं ना कहीं सर वो एक आत्मविश्वास या खुद को तराशने का जो एक वो है ना कि जज्बा, कि हर मर्तबा एक मर्तबा हासिल करने की आरजू होती है। जी 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 जी। हसरतें करवटें लेती है जहाँ, फिर कोशिशें वहीं से शुरू होती है। तो ये तो है ही कि जो हसरतों का जागना है वो कहीं ना कहीं आरजुओं को मनाने में जरूर काम आता है। अजहर मैं यहाँ एक चीज़ जानना चाहूँगी, इनकी बच्चों को लेकर भी इन्होंने काम किया है, बच्चों को लेकर इनकी मूवी आई थी धुन तारा। क्या थी ये धुन तारा मूवी के बारे में बताएं। धुन तारा तो एक ऐसे ही नाम उसने अमित ने रखा था, अमित ओझा जो उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। बच्चों की मूवी थी। बच्चों की मूवी में ऐसा था कि कुछ बच्चे ऐसे ही घूमने के लिए शहर से गांव में जाते हैं फॉर अ चेंज, और वहाँ जाके वो आपस में उनकी दोस्ती एक छोटे बच्चे से होती है जो बड़ा गरीब सा बच्चा होता है, और वो बच्चे के साथ दोस्ती के बाद में घूमने के लिए कहीं निकलते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा देखते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह चलती होती हैं। तो वो बच्चे वहाँ पे उसको सॉर्ट आउट भी करते हैं अपने अपने तरीक़ों से, और उसमें कुछ अब एक सिंगर हैं, गिटार आर्टिस्ट हैं, लिरिक्स लिखते हैं, तो ये मूवी बनाने का ख्याल कैसे आया? नहीं, मूवी अमित ने बनाई नहीं, बिल्कुल आपकी फील्ड से डिफरेंट था, एक्टिंग जो स्टोरी है सब कुछ डिफरेंट था। हाँ। क्या उसमें भी म्यूजिक की झलक थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक प्लॉट पे सोच पाना, क्योंकि आपको जब एक प्लॉट मिलता है कि मूवी के आसपास ही और स्टोरी लाइन को कहीं वो चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, हाँ, छूटनी नहीं तो चाहिए। वो फिर कैसा, क्योंकि वो था ना कि आपके साथ तो हमेशा रहा कि अब तू लिख ले, अब तू कर ले, अब इस समय क्या था आपके साथ? उन्होंने जो भी उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ गाना एक बैकड्रॉप में चलेगा, बच्चे जब गांव को मतलब जा रहे होंगे गाड़ी में, और उनको थोड़ा बहुत ना ऐसा गाना चाहिए। लिखा किसी और ने था, आशीष जी ने लिखा था वो गाना जी। और वो गाना क्या था? गाना मेरे को ज़्यादा मैं बताता हूँ। खुद में बसी है खुशियाँ, बाहर क्यों ढूंढते हैं, कुछ ऐसा गाना था। तो उसमें रविंद्र ने उस गाने को गाया था। उसमें कहने का मतलब ये था कि हम जो चीज़ें हमारे पास हैं, मौजूद हैं, छोटी छोटी, उसको छोड़ के हम लोग इधर से जी बाहर क्यों निकलते हैं। तो कुछ ऐसा छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करके बड़ी खुशियों के पीछे भागना, ये मेरे ख्याल से आज आम बात हो गई। बात है इंसान को। मेरे ख्याल से जो मैंने इतना एक ज़िंदगी का एक अरसा गुजार दिया है जी, मैंने ये पाया कि एक तो अपेक्षाएं रखना, उम्मीदें रखना लोगों से, दूसरों से जी, उससे बड़ी तकलीफ पहुंचती है जी। और दूसरी मेरे ख्याल से सभी लोगों को, हम जितने भी लोग हैं, हमको ये मान लेना चाहिए और जान भी लेना चाहिए, और हम जानते भी हैं कि हमारी काबिलियत क्या है जी, लेकिन उससे हटकर जो नहीं है उसको पाने के चक्कर में जो होता है उसको गंवा देते हैं जी।
तो ये नहीं करना और चाहिए। उम्र का वो खूबसूरत दौर भी गुजर जाता है जब तक हम समझ पाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ? बिल्कुल। अच्छा सर, आपने दूरदर्शन के कई मतलब शोज़ के लिए टाइटल सॉन्ग्स तो आपने लिखे, बिल्कुल बिल्कुल साथ ही रेडियो से भी आपका जुड़ाव जी। हुआ, बिल्कुल, ऑल इंडिया रेडियो के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और रेडियो सुनते सुनते रेडियो तक पहुंच जाना अपने आप में ड्रीम कम ट्रू जैसी सिचुएशन बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। तो कैसा एहसास था, कितना सुखद था आपके लिए? सुखद, पहले दिन तो बड़ा डरावना था, क्योंकि पहले पहले गया तो वो सीनियर आर्टिस्ट थे सारे के सारे लोग, तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एक ऐसा अजीब सा कुछ कोई इंसान आ गया हो जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं ग्रेडेड नहीं था, कुछ भी नहीं था, और अहमद भाई मोहम्मद भाई ले गए चल बजाने के लिए। तो इट वॉजंट अ गुड एक्सपीरियंस, तो घबराहट हो रही थी। अच्छा, मैं ये मान के चलता था कि रेडियो वगैरह में जितने भी लोग काम करते होंगे वो संगीत में इतने सच्चे लोग हैं जिनके आगे मतलब बैठना भी एक बड़ी उपलब्धि है। वास्तव में ये उपलब्धि होती है क्योंकि सीनियर लोग हैं। फिर वहाँ जाके बैठा तो वही जब बाजे से उसको गिटार को ट्यून किया तो मैंने बजाना शुरू किया। एक बुज़ुर्ग कोई वहाँ पे आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने मुझसे बोला, बाबू क्या तू क्या बजा रहा है? तो मैंने कहा, अंकल गिटार बजा रहा हूँ मैं। तो बोले कि ये बाबू कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा, तू जो बजा रहा है ना इसको ये मत बजा, ये कुछ ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अब बड़े आदमी बोल रहे हैं। तो रमज़ान खान साहब थे, बड़े सुरीले आदमी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। फिर वो अंदर गए तो उन्होंने सुना गाना चल रहा था, फिर बोले, अरे बाबू तू क्या बजा रहा था? वो बजा रहा। तो मैंने वो बजाया। बोले, यार तू ये जब बजाता है ना तभी अच्छा लगता है, तू तो बजा। अरे वाह। उन्होंने इतना प्यार दिया और सारी जिंदगी वो जब तक रहे उन्होंने बड़ा प्यार किया मुझे। जी, तो विशाल क्या जी, था आपने, पहले एक बार नितांशा वो सुनते हैं। रमज़ान जी। खान साहब के कोई कॉम्पोजिशन था, उनके कोई फीचर था, वो चल रहा था। तो वो उस दौर की बात थी, क्या था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें वो जो कॉर्ड से मैंने भरा ना, ये तजुर्बा मेरे साथ 2 बार हो चुका है। जी। कर्पूर चंद कुलिस जी का नाम आपने सुना जी, होगा, जी, तो उनका गीत गोविंद करके सीरियल बनता था, उसमें मैं गिटार बजाने जाता था। तो एक दिन कुलिस जी अंदर थे और उन्होंने पूछा, आलोक भट्ट उसको म्यूज़िक को करते थे, आलोक भट्ट से पूछा, यार ये रोनू मजुमदार बजाते हैं बांसुरी तो सुनाई देती है, तरुण भट्टाचार्य संतूर बजाते तो समझ में आता है, ये अशोक क्या करता है बैठ के? विवेक जी रिकॉर्डिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये ट्रैक अशोक दा का ट्रैक बंद कर दो गिटार का और सुना दो इनको बाबूजी को। बाबूजी ने सुना, सिर हिलाया उन्होंने, ठीक है। बोले फिर इसका क्या? तो मेरा ट्रैक लगाया। तो बोले यार ये अब अच्छा लगने लग गया और भी। तो आलोक ने बोला ये अच्छा लगाने का काम यही करता है। अरे वाह। हाँ, कि वो पीछे बैक वो भर जाता था ना वो जी जी। कॉर्ड से, ये था। तो ये कहीं ना कहीं वो 4 चांद लगाना वो ज़रूरी होता है। असर बिना गुरुओं के आपने सीखा, और बिल्कुल बोलते हैं कि एकदम परफेक्ट सीखा। क्या आप भी किसी के गुरु बने? आप भी किसी को सिखाते हैं? हाँ, मैंने बहुत बच्चों को सिखाया, ख़ास तौर पे जैसे एक मेरा स्टूडेंट है संजय माथुर, वो गिटार बजाता है काफ़ी जयपुर में, ही इज़ वेरी पॉपुलर। एक पवन बालोदिया है, उसके अलावा एक सुमित करके एक बच्चा है, तो उसको मैंने सिखाया, और वो प्रोग्रामिंग करता है अभी, उसने काफ़ी अच्छी लेवल पे प्रोग्रामिंग करता है। उसके अलावा जैसे मैंने कई बच्चों के साथ शेयर किया, जैसे सुमंत मुखर्जी है, ऋचा मुखर्जी है, रविंद्र है, जिन लोगों से मैंने टेक्निकलिटीज, सीमा है, प्रिया है, इन सब बच्चों से मैंने जो मेरे को मिला, मेरे को कभी गुरेज नहीं रहा, मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था इनके साथ शेयर किया, इन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया। अरे वाह। So I work with many of these people and they are shining and I feel that I am shining. अरे वाह, ये बड़ा ज़रूरी होता है, और एक गुरु जी। के लिए तो ये है ही कहीं ना कहीं कि उसका जो शागिर्द है वो उससे आगे कुछ काम करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा सर, इस बीच में एक जो बात हमेशा जो कहीं ना कहीं जहन में दस्तक देती है वो ये कि संगीत का कोई वक्त नहीं होता, संगीत का तो एक ज़माना होता है। जी। और संगीत के उसी ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ कि आज के दौर का भी संगीत होता है, कुछ अरसे के लिए बहुत पॉपुलर हो जाता है, फिर लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन पुराना गीत कोई भी आप उठा के देखें, लग जा गले या किसी भी तरह का कोई और गीत, तो कहीं ना कहीं मेलोडियस इतना होता है कि आप कभी भी सुने, उसकी कोई उम्र नहीं है, उसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जी। इस बारे में आपका क्या सोचना है? ये सही बात है। एक्चुअली पहले जब गाने बनते थे तो उसकी रिहर्सल्स होती थी, और रिहर्सल करने के बाद वो जो सिंगर था उस गाने को काफ़ी दिनों तक तैयार करता था। जी फिर उसके अलावा एक चीज़ क्या होती थी कि उसको लाइव परफॉर्म किया करते थे वो जी, विद ऑर्केस्ट्रा। हाँ, तो एक लाइवलीनेस जो होती है ना वो आज मिसिंग है। अच्छा, आज क्या होता है, वो स्टूडियो में पहुंचता है सिंगर, एक तो मॉनिटरी जो गेन्स है ना वो इम्पॉर्टेंट हो गए बजाय संगीत के,
टेक्निकल गैजेट्स आ गए जो आपका सुर अगर थोड़ा रह भी गया, जैसे मैं भी गा रहा हूँ तो कहीं रह रहा होगा, तो अगर वहाँ वो होते तो क्या करते कि वो थोड़ा सा वो एंटारेस लगा देते और सुर को सही कर देते जी। तो अभी क्या है कि उनको पता है कि ये सुर भी सही हो जाएंगे। तो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल, उसमें आस नहीं होती, उसमें कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल होती है आस। जी। पहले नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे, इसलिए लॉन्जेविटी उस गाने की, उसका देखिए 40 साल पुराने गाने हैं वो आज भी चल रहे हैं। आज के गाने अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अच्छे गाने नहीं हैं, कौन कहता है नहीं अच्छे होते हैं जी, बट स्टिल दे डू नॉट लिव, यही कारण है। वो कुछ मशीनीकरण कहीं ना कहीं वो कारण हो सकता है। लेकिन सर फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपके जो ऑल टाइम फेवरेट म्यूज़िक कंपोज़र या आपके सिंगर जो फेवरेट रहे वो कौन रहे ऑल टाइम में? ऑल टाइम में देखिए एक नाम नहीं लूँगा क्योंकि हर एक जने में मैंने अलग अलग बात पाई तो मैं पर्टिकुलरली मेंशन करूँगा, सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में असर डाला R.D. बर्मन साहब ने। अरे वाह। हाँ, पंचम दा को जितना भी सुनो ऐसा लगता है कि आपका कोई वजूद ही नहीं है, इतने बड़े आदमी थे। पंचम दा के अलावा जगजीत सिंह जी ने मुझे सिखाया कि शब्दों का इस्तेमाल जी कैसे करना चाहिए जब कोई गाना बनता है, तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी। तलफ़ और अदायगी, यस ऑफ कोर्स। जी। फिर उसके अलावा थे मदन मोहन जी, जिनको मैं सुनता इसलिए था क्योंकि मुझे राग रागिनी क्या कोई मेरे को ख़ास वो नहीं था उनको, या नौशाद साहब को। जी। तो जब भी मुझे कुछ सीखना पड़ता था वो मेरे लिए स्कूल के जैसे होते थे और वो उनके जो कॉम्पोजिशंस होते थे वो भी लाजवाब होते थे, है ना, वो होते थे। देन अदर देन दैट S.D. बर्मन साहब और एक्सपेरिमेंटल उसके लिए सलील चौधरी साहब। अरे वाह। वो एक्सीडेंटल नोट्स लगाते थे। तो ये सब इंस्पायर करने वाले तो लोग। एक छोटा से एक मिसाल अगर हम देखना चाहें यहाँ, और किशोरदा के जो गीत आपने गाए हैं मतलब यूट्यूब पे तो सेंसेशन है वो चीज़ें, जो सोशल साइट्स पे तो लोग और हमारे जैसे युवा जो हैं वो बड़ा पसंद करते हैं। तो क्यों ना एक गुजारिश हम कर दें, छोटा सा एक नाकिस सी एक गुजारिश आपसे कि कुछ किशोरदा का भी कुछ हो। हाँ, किशोरदा है तो फिर R.D. बर्मन साहब भी होने चाहिए ना। बिल्कुल। कहना है, आहा, कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। कब से आहा, दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आँखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। वाकई सर आपका जो ये संगीत है और कहीं ना कहीं उन आवाज़ों को कहीं ना कहीं जिंदा रखी। आप गजल गायक भी हैं, अब ये तो मैं गायक नहीं हूँ, मैं तो उपासक हूँ। नहीं, हम फिर भी आपसे गजल तो सुनना चाहेंगे। गज़ल अगर आप सुनना चाहेंगे तो गज़ल के नाम पे मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा मेरे गुरुजी जगजीत सिंह जी को। मैं मन से उनको, मैं एकलव्य जैसा हूँ, मैं उनसे कभी मिला नहीं, उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं जी। फिर भी हाँ। कुछ लाइनें जरूर। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम्हें करना सके सलाम, हाय दिल में रह गई बात जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। वाह।
जगजीत सिंह साहब की बात होती है और आंखें नम ना हो, शायद मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो लिरिक्स भी ऐसे होते थे, उनके जज्बात भी कुछ ऐसे होते थे, और कहीं ना कहीं संगीत की ये तासीर तो है ही। जी जी जी। कभी आपको मुश्किलात हुई किसी हार्ड ट्यून को, नई ट्यून को सीखने में? कैसे आप प्रैक्टिस कर हमेशा पाते हैं? मुश्किल होती है, हमेशा ही मुश्किल होती है, लेकिन मैंने बताया ना, किसी भी काम को करने के लिए उसकी शुरुआत करनी होती है। दूसरी बात, ईमानदारी से ढूंढना पड़ता है जी कि उसमें कितना कुछ आप सही जा सकते हो। 100% तो आप कभी हो नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जस्ट गेट इनटू इट जी, और करते रहिए। मुश्किल तो क्यों नहीं होती। आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा क्या है जो आपके म्यूजिक को, आपके संगीत को सबसे अलग, यूनिक बनाता है आपके लफ्जों में? देखिए, मेरे लफ्ज़ों में ये है कि संगीत मैंने दूसरों की शर्तों पे कभी नहीं किया। काम नहीं मिला ना सही, किया वही जो मन को अच्छा लगा। जैसे आज के दौर में देखिए कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ भी लोरियाँ नसीब नहीं होती। तो मैंने लोरियों पे भी काम किया जी। चंदा मामा के उसके अलावा भी अभी तक काम करता हूँ। जैसे मैं आपको सुनाने की कोशिश हम भी बचपन में चले जाएं। हालांकि ये फीमेल नंबर्स होते हैं, मेल ही नहीं होते हैं। तारों से आ रही है निदिया गले लगाने, भर अंक में सुलाने, भर अंक में सुलाने, मैं गीत गा रही हूँ, सुख शांति पा रही हूँ, नैनों में घुल रहे हैं सपने नए पुराने, क्या बात है। भर अंक में सुलाने। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। और ये जो रचनाएं हैं आपकी, चाहे हम बात करें, और साथ ही साथ सर ये भी आपके साथ एक बड़ा ही दिलचस्प सा रहा कि आपके जो शौक रहे बड़ा आपको जिंदा दिल बनाए रखते हैं। और शौक के लिए कहा भी जाता है कि शौक तो बड़ी चीज़ है। आउटिंग करना आपको बड़ा पसंद है, टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए, और फोटोग्राफी का भी एक शौक है। बिल्कुल। तो ये कैसे कुछ रहा, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। मुझे नेचर खींचता है अपनी तरफ। तो मैं जब भी LTC लिया करता था बैंक से, तो मैं हिंदुस्तान की उन जगहों पे जाता था जो खूबसूरत होती थी जी, और वहाँ बड़ी तस्वीरें खींचा करता था। उसमें एक अलग होता है, याद भी होती है, प्लस उस जगह की एक पहचान होती है। वो पहचान से मतलब वो आपको तुरंत वहीं ले जाती है, जैसे आप उस तस्वीर को देखते हो। जैसे अभी मैं घूमने गया था, सिंगापुर गया था, मैं मलेशिया गया था, मैं थाईलैंड गया था, तो आई टुक ऑलमोस्ट हाउ मनी, कितने मैंने 1,500 मैंने तस्वीरें खींची। तो हाँ हाँ जी, ये मेरा शौक है। मैंने रिटायरमेंट होते ही मेरा DSLR कैमरा खरीदा। लोगों ने बोला क्या है, वेस्ट है। मैंने कहा आपके लिए वेस्टेज है, मेरे लिए तो बोनस है। अरे वाह। हाँ जी। तो संगीत ने, वो कहते हैं ना, संगीत तस्वीर भी, संगीत ख्वाब भी, संगीत ताबीर भी। बिल्कुल। तो वो आपका जो संगीत है वो कितना कुछ आपको एनर्जी देता था उन जगहों पे जाकर जहाँ पे आपको इतनी सारी तस्वीरें खींचने का सर्फ हासिल हुआ। फिर वही वाली बात आ गई ना, मैं उन जगहों को उनको देखने जाता था, उनको महसूस करने जाता था, संगीत को साथ में लेके जाता था। एक वक्त पे एक काम किया जाना चाहिए। उपलब्धियों की बात हो रही है अजहर, कैसे हम अवार्ड्स को भूल सकते हैं? ये बात तो रह ही गई। अशोक जी, आपको अवार्ड से भी नवाजा गया है 2 बार, अगर मैं सही हूँ? हाँ, एक तो आपके दूरदर्शन का ये अवार्ड है जी। भोर करके एक सीरियल बना था जिसका टाइटल सॉन्ग और म्यूजिक मैंने किया था, उसे अवार्ड दिया गया था। और उसके अलावा मैंने एक संस्कृत का फीचर किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए, वृक्षो रक्षति रक्षितः, जिसे लिखा था डॉक्टर हरिराम आचार्य ने। और वो भी एक दिलचस्प सा एक किस्सा था कि वो संस्कृत में था। तो जब मेरा स्टूडेंट मुझे देने आया था ना स्क्रिप्ट, संजय माथुर, तो उसने मुझसे बोला सर ये काम आप मत करना क्योंकि आप ये कर नहीं पाओगे, तो इसको स्क्रिप्ट को मैं लौटा दूंगा थोड़े दिन बाद उनको जाके। मैंने कहा ऐसा क्यों है? फिर मैंने डॉक्टर हरिराम आचार्य जी को फ़ोन किया। मैंने कहा अंकल मैं आपके पास आ सकता हूँ क्या? तो उनके पास जाके मैंने फिर उसका भावार्थ लिया। मैंने कहा प्लीज़ हिंदी अनुवाद दे दीजिए इसका, जिससे कि मैं इसका
अर्थ समझ लूँ फिर मैं इसका संगीत बनाऊंगा। तो हंसने लगे, उन्होंने मेरे को दिया और मैंने इसको बनाया। और बनाने के बाद में वो इंडिया में मतलब ऑल इंडिया कंपटीशन में 2nd पोजीशन पे था। अरे वाह। तो हमारी संस्कृति की बात हो रही है, संस्कृत की बात हो रही है, तो क्यों ना उसकी भी एक छोटी सी मिसाल हम आपसे अगर गुजारिश कर सकें। कोई याद नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है। जी जी जी। हाँ, तो चलिए बहरहाल ये मतलब टू बी कंटिन्यूड वाले उस सेगमेंट में हम रख लेंगे इसको इंशाल्लाह। कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम संगीत की जब बात कर रहे हैं, गीत की बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो अब उस दौर के गीत से जुड़े हुए हैं, R.D. बर्मन साहब के गीत हों, आज के दौर की बात करें, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया है। कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, लेकिन संगीत का बदल गया है, फॉर्मेट बदल गए हैं, आवाज़ें बदल गई हैं, तो कितना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिले, हमें मिले एज ए संगीतकार, म्यूजिशियन, आपको कितना परिवर्तन देखने को मिला? जैसे देखिए हमारे साथ में क्या होता था, जैसे हम लोग लंबे समय तक के लिए, जैसे उस जमाने में क्या होता था, कोई भी चीज़ खरीदी जाती थी ना तो ड्यूरेबिलिटी कितनी, ड्यूरेबिलिटी पूछी जाती थी, उसी तरह संगीत भी ड्यूरेबल ही लिया जाता था। आज आपके दौर में लोगों के पास समय नहीं है। ऐसा नहीं कि संगीत अच्छा नहीं बनता, लेकिन आप फर्क देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि दोनों गाने अच्छे हैं जी, लेकिन आप किससे ज्यादा जुड़ेंगे उस पर डिपेंड करता है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। ये उस दौर का गाना। तो आज ऐसा नहीं कि संगीत अच्छा नहीं बनता, लेकिन फर्क मिलेगा। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिना मरना नहीं जीना नहीं तेरे बिन। दोनों गाने अच्छे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका जुड़ाव किससे। अच्छा सर, हम जो हैं वो कहते हैं ना कि वक्त जो है उसकी एक सीमा जो होती है वो कई मर्तबा दस्तक देती है और कहती है कि मुलाकात जो है उसे बस अभी। लेकिन जाते जाते सर आपसे एक रैपिड फायर राउंड छोटा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, और वो ये कि संगीत आपके लिए क्या है, सुकून या जुनून? सर रैपिड फायर है। रैपिड फायर है, लेकिन मेरे लिए दोनों है। अरे वाह। गिटार या हारमोनियम? गिटार ऑफ कोर्स। सिंगर एज अ सिंगर या कंपोजर? कंपोजर। स्टेज या स्टूडियो? बोथ। अरे वाह। और फ्यूचर प्लान्स एक शब्द में अगर? फ्यूचर प्लान्स ये है कि मैं मीराबाई के भजन पे कुछ काम कर रहा हूँ, एल्बम बनाना चाहता हूँ। एक वो है, एक जैसे आपने लोरी सुनी जी, ये जो चीज़ें बिल्कुल विलुप्त हैं मैं उस पर काम कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में शायद आपको। दादा हम भी आप पूरे दूरदर्शन परिवार की तरफ से, जो आपका भी परिवार है, और आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप जो भी आप चाहते हैं आपको वो मतलब आपको ज़रूर मिले। और इसी शुभकामना के साथ इजाज़त हम लेना चाहेंगे और दर्शकों लिए चलते हैं आपको न्यूज़ रूम की तरफ। और उससे पहले लोकगीत का आनंद तो आपको देंगे ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अजहर को और नितांशा को। धन्यवाद। थैंक यू।